हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज हमारे क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर सेकंड फार्माकोलॉजी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इससे पहले एक लेक्चर में हमने फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, जहाँ पे हमने देखा था कि क्या होता है फार्माकोलॉजी, बाकी और सारी चीज़ें, सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, ड्रग का नॉमेनक्लेचर, वो सारा मैंने उस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। और चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जीपैट 2026 फार्माकोलॉजी क्रैश कोर्स के नाम से, तो आप वहाँ से भी जाके उसको अटेंड कर सकते हो। आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें कि रूट होता क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या है। रूट का क्या मतलब हमें पता है, रास्ता मतलब पाथ। द पाथ टेकन बाय द ड्रग टू गेट इनटू द बॉडी इज नोन एज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या है कि हम ड्रग को बॉडी के अंदर जाना है, ड्रग को हमारे बॉडी के अंदर, तो जिस रास्ते से वो जाएगी वो क्या हो जाएगा, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, उसका रास्ता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब फैक्टर कौन कौन से हैं जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उस हिसाब से हम क्या देंगे, अलग अलग रूट के हिसाब से देंगे। लाइक अगर कोई ड्रग हमारा इनहेलेशनल फॉर्म में है तो हम उसको ओरल रूट से तो दे नहीं सकते या पेरेंटल से नहीं दे सकते, उसको हमें नेसल रूट से देना पड़ेगा। अगर कोई, या इनहेलेशनल रूट से देना पड़ेगा। अगर कोई ड्रग क्या है कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी ऐसी है कि वो ड्रग बहुत ही कड़वी है या बहुत ही टेस्ट है उसका ख़राब है या अनपैलेटेबल है, तो उसको हम ओरल से दे नहीं सकते, उसका हमें दूसरे रूट से देना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज उसको इफेक्ट करती हैं। अगला आता है इमरजेंसी या रूटीन यूज़। मतलब कि अगर मान लो किसी पेशेंट को इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में अगर हमें कुछ देना है तो हम उसको ओरल रूट से थोड़ी ना देंगे, या उसका अंतराष्ट्रीय में पैच थोड़ी ना लगाएंगे कि हाँ आराम से हो चलता है, नहीं, तब हम वहाँ पे पेरेंटल यूज़ करेंगे। और अगर रूटीन यूज़ करना है, लाइक किसी पेशेंट को वो ड्रग दिन में 2 बार लेनी है, तो क्या उसके लिए पेरेंटल रूट प्रेफर करेगा? नहीं, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारा ओरल रूट बेस्ट रहेगा, दिन में 2 बार आराम से ले सकता है वो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स। अब अगर कोई पेशेंट क्या है कि वो अनकॉन्शियस है, तो उसको हम ओरल रूट से तो दे नहीं सकते, फिर हमें पेरेंटल देना पड़ेगा। कोई पेशेंट को क्या हो रहा है, वोमिटिंग हो रही, तो हम ओरल से नहीं दे सकते, ओरल से देंगे तो वो वॉमिट कर देगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, रूट वहाँ पे कंडीशन भी इफेक्ट करती है। एज ऑफ द पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइक हमारा अगर पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं तो अलग होता है, जीडियाट्रिक, और हमारा ओल्ड एज पेशेंट्स हैं तो उनका अलग होता है, तो वो भी एक फैक्टर रहता है। अगला आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो उसका भी इफेक्ट होता है ओरल पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जो हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको हम लोग ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लोकल रूट, लाइक एक पर्टिकुलर जगह पे जहां हमें इफेक्ट चाहिए वहीं पे हमने लगा लिया, वहीं पे हमने अप्लाई कर लिया, वो होता है हमारा लोकल रूट। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सिस्टमिक रूट, लाइक वो पूरी बॉडी में जा रहा है, वहां से हमारा उसका इफेक्ट आ रहा है। तो ये 2 तरीके के रूट्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और इनके बारे में इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, चलो। तो ये एक इमेज है फ्लो चार्ट टाइप में, जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखोगे तो यहाँ पे लोकल रूट है। लोकल में 2 होता है, टॉपिकल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथीकल। सिस्टमिक में इंटरनल होता है, पेरेंटल होता है। फिर वहाँ पे अलग अलग रूट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं इन डिटेल। चलो, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है अपने पास, लोकल रूट्स। लोकल रूट्स में क्या है, दीज रूट, अब होते क्या है लोकल रूट, जैसे हमने बताया, दीज रूट्स आर ओनली बी यूज फॉर द लोकलाइज्ड लेशंस एट एन एसेसिबल साइट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी इंटेस्टाइन में कुछ हो गया तो हम उसके लिए लोकल थोड़ी ना देंगे, कि इंटेस्टाइन में तुम जाके लगा लोगे, क्या नहीं लगा पाओगे। तो एक एसेसिबल साइट जहाँ पे वो इजिली एसेसिबल हो, जहाँ पे वो लगाया जा सके, वहाँ पे हम लोग लोकल रूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं टॉपिकल रूट्स। अब लोकल में ही आता है क्या, टॉपिकल। टॉपिकल क्या होता है, दिस रिफर्स टू द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सरफेस ऑफ लोकलाइज्ड एक्शन। सरफेस फॉर लोकलाइज्ड एक्शन मतलब क्या, कि हम उस सरफेस पे एक्सटर्नली इसको अप्लाई करें ताकि हमें लोकलाइज्ड एक्शन देखने को मिले। किसमें, किस पे, स्किन में, माउथ में, फेरिंग्स में लगा सकते हैं, आई में, ईयर में, और यहाँ पे नोज का भी है, तो और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी, और वेजाइना। देखो यहाँ पे क्या है कि इस पे जो है ये हमारा लोकल एक्शन के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अंदर भी वो डिपेंड करता है कि हमें कैसे अप्लाई करना है, उसकी अलग टेक्निक्स है। ठीक है, बट मोस्टली आप उसे समझो। फिर आता है ओरल कैविटी में कैसे लगाएंगे। ओरल कैविटी में हम देते हैं सस्पेंशन। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम, आपने बोला अभी कि हम जीआईटी में, इंटेस्टाइन में कैसे लगाएंगे, तो उसका तरीका मैं बताता हूँ कैसे लगाएंगे। उसके लिए आता है जीआई ट्रैक में हम कैसे देते हैं, एज ए नॉन एब्जॉर्ब्ड पिल। हम एक नॉन एब्जॉर्ब पिल के रूप में इसको देंगे। लाइक एग्जांपल हम नियोमाइसिन देते हैं फॉर गट स्टरलाइजेशन प्रायर टू सर्जरी। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा पूरा गट प्रॉपर स्टरलाइज हो जाएगा और वहाँ पे वो लोकली इसको
एक्ट करेगा, फिर उसके बाद हम लोग सर्जरी करते हैं। ठीक है, अगला आता है रेक्टम में दे सकते हैं, वेजाइनल एंड एनल कैनाल के थ्रू भी दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में एक पर्टिकुलर टिश्यू पे ही आ जाएगा, वो भी हमारा क्या है, लोकल है। ठीक है, और अगर टॉपिकल में अभी अगर हम रेक्टल की बात करें तो रेक्टल में हम लोग देते हैं एक ड्रग है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ठीक है, एक एग्जांपल आप लोग याद रखना, क्या नाम है इसका, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ठीक है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ये क्या होता है, ये हम लोग एज अ रिटेंशन एनेमा देते हैं, किसके लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, और एक होते हैं सपोजिटरी में, एक आती है लाइक हमारा सपोजिटरी के रूप में हम एक और देते हैं, कौन सा, बीसा डोडेकाइल, किसके लिए, बाउल इवैक्यूएशन के लिए। अगर हमें बाउल इवैक्यूएट कराना है तो उसके लिए हम लोग भी इस ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब डीपर टिश्यूज की अगर हम बात करें तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन होता है। कहाँ पे, इंजेक्शन इनटू नी के जॉइंट्स में, इंजेक्शन हमारी जो नी की जॉइंट्स हैं वहाँ पे देते हैं। कौन सा इंजेक्शन, हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया जाता है, एक एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट आता है इंट्राथीकल। थीकल में क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वहाँ के अंदर इंजेक्शन देते हैं हम लोग। कौन सा इंजेक्शन रहता है वहाँ पे, लिडोकेन का इंजेक्शन देते हैं, तो वो इंट्राथीकल रूट होता है। नेक्स्ट आता है रेट्रोबल्बर। रेट्रोबल्बर में क्या होता है कि आई बॉल के पीछे हम लोग दिया जाता है, किसमें, तो वहाँ पे आई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिडोकेन किसके रूप में यूज होता है, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज होता है, वो आपको पता ही है। और आई बॉल हाइड्रोकॉर्टिसोन हमारे बिहाइंड आई बॉल किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने, आई के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, और नी के ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है अपने पास लोकल रूट्स ही अभी हम लोग और देखेंगे। थर्ड वन इज आर्ट्रियल में। अभी हमने देखा आर्ट्रियल में इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्रा आर्ट्रियल दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन जो है वो हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडियन एंजियोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। अब एंटी कैंसर ड्रग कैन बी इन्फ्यूज इन फ्यूमोरल और ब्रैंकियल आर्टरी टू लोकलाइज द इफेक्ट फॉर द लिम्ब मैलिग्नेंसी। अगर इसका लिम्ब मैलिग्नेंसी है तो उसके लिए हम लोग ये एंटी आर्ट्रियल इंजेक्शन यूज किया जा सकता है। तो ठीक है, एक ये बेसिक था, आपको रूट्स पता होने चाहिए। और एक एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी आपको याद रख लो, कभी कभी एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं सिस्टमिक रूट। अब सिस्टमिक रूट में क्या होता है, ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू सिस्टमिक रूट्स इज इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द साइट ऑफ एक्शन थ्रू सर्कुलेशन। मतलब क्या है, अभी तक हमने देखा कि एक जहां पे हमें जरूरत थी वहीं हम लोकल यूज कर रहे थे, बट सिस्टमिक में क्या होता है कि वो क्या करेगा, वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और वहां से फिर क्या करेगा, पूरे साइट ऑफ एक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा सर्कुलेशन के थ्रू, किसके, इन सिस्टमिक रूट्स। अब इसका एक मैं आपको बताता हूँ, इमेज के फॉर्म में हम लोग समझते हैं इसको अच्छा सा, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्या है कि सबसे पहले हमने ड्रग के दिया, सिस्टमिक रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया, फिर वो जाके एब्जॉर्ब हुआ कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी एंट्री कहाँ हुई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद कहाँ गई, वो डिस्ट्रीब्यूट हुई पूरी बॉडी में, और बॉडी के बाद फिर वो कहाँ गई, पहुंची जहाँ पे उसको एक्शन प्रोड्यूस करना है, साइट ऑफ एक्शन पे, और वहां जाके फिर ड्रग ने क्या दिखाया, अपना थेरेप्टिक इफेक्ट दिखाया। ये किसका है, ये है सिस्टमिक रूट का। और जो हमारा लोकल होता है, लोकल हम डायरेक्टली वो करते हैं, और वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी है ये नहीं होता, वहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच गया और वहाँ पे जाके वो एब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे, अब लोग किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे, अभी हमने बात करें किसके बारे में, सिस्टमिक रूट्स में। अब सिस्टमिक में दो तरीके के होते हैं, एक होता है पेरेंटल, एक होता है नॉन पेरेंटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पेरेंटल रूट्स। नॉन पेरेंटल रूट में सबसे पहला आता है अपना ओरल रूट। ओरल जो सबसे ज्यादा कॉमन एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल रूट जो है ओरल ही है, बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है, मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, बट मैं यहाँ आपको एक बार बता देता हूँ कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है कि जैसे हम जो ड्रग हम ओरल रूट से लेते हैं और उनको लीवर में मेटाबोलाइज करना है, बट वो मेटाबोलाइज कब होना चाहिए कि पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए, अपना इफेक्ट दिखाए, फिर मेटाबोलाइज हो, एक्सक्रीट आउट हो जाए, ये प्रॉपर होता है। बट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही वो क्या कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है। और जब अगर पहले मेटाबोलाइज कर दिया तो क्या करेगा, वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये हमारा एक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का था। तो इस बाकी आप कैसा लग रहा है आपको, कोर्स चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें मेंशन करना कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही, क्या और चीज़ें मैं इंक्लूड करूँ इसमें। लाइक एक सजेशन मैंने लास्ट वीडियो में मुझे मिला था कि सर आप PYQs
इंक्लूड कर दो, लाइक कि कौन सा टॉपिक 2025 में पूछा गया था, कौन सा टॉपिक वो। तो मैं अभी ये टॉपिक तो मैं बना चुका था, बट अपकमिंग टॉपिक्स में वो इंक्लूड करूँगा कि एनबीएमएस ने 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, कहाँ से क्या क्या पूछा था, वो टॉपिक मैं इंक्लूड करूँगा। ऐसे ही अगर आपको कोई और सजेशन देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, जितने लोग जुड़ेंगे, उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए काम करने का। क्योंकि अभी क्या हो रखा है कि थोड़ा सा डिले होने की वजह से यूट्यूब ने रीच रोक रखी है हमारी। तो आप भी देख रहे होगे कि कंटेंट के उस पर उस तरीके की रीच नहीं आ रही जो पहले आ रही थी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ताकि क्या हो जाए कि एक बार हमारी रीच वापस से आ जाए तो हम और ज़्यादा आपके लिए काम कर पाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, नॉन आयनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग जैसे कि इथेनॉल आर रेडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एज वेल एज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, हम नॉन आयनाइज और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है उनको इजीली हम लोग यहाँ से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है, ये सबसे चीपेस्ट रूट भी होता है, बट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक प्रॉब्लम है जो हमने इसमें बताया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किसके लिए सुटेबल नहीं है। इतना तो अच्छा है, बट अगर इतना अच्छा है तो बाकी रूट्स क्यों हैं, क्योंकि इस रूट के साथ कुछ प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि इरिटेबल ड्रग्स जो होती हैं, जो इरिटेट होती हैं, जैसे इंटेस्टाइन में जाके इरिटेट कर रही, उनके लिए ये सुटेबल नहीं है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, इमेटिन हो गया। फिर अगर हम और आगे बात करें, ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस। अब कुछ ऐसी ड्रग हैं जो जैसे स्टमक में पहुंचती है तो जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको क्या करते थे, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उनके लिए भी ये सूटेबल नहीं है। अगला, कुछ ऐसे ड्रग हैं जो बहुत फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, लिडोकेन, नाइट्रोग्लिसरीन, उनके लिए भी सूटेबल नहीं है। और ड्रग ऐसी भी हैं जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती, तो जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, तो उनके लिए भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर आता है अनपैलेटेबल ड्रग्स, जिन ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम निगल नहीं सकते गले से अंदर, मतलब उनको स्वलो नहीं कर सकते। तो वो ड्रग भी हम क्या करते हैं, जैसे कि पैराल्डिहाइड उसका एग्जांपल हो गया, उसके लिए भी हमारा ये यूज़ नहीं कर सकते हम लोग ओरल रूट्स। ठीक, तो ये हमारे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए हम लोग ओरल रूट्स का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नॉन पेरेंटल में। जो अगला रूट है वो सबलिंगुअल और बकल रूट। अब देखो, कभी कभी लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बट बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, वो समझ लो आप लोग। क्या है, सबलिंगुअल में क्या होता है कि हम टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है। बट कि जब बकल रूट में क्या होता है कि हम बिलो चीक्स और गम्स, लाइक हम अगर टंग के नीचे रख रहे हैं, मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये देखो, जैसे ये रहा ना, इसमें देखो, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, टंग के नीचे रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सबलिंगुअल। और इसमें देखो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं कि बगल में रख रहे हैं, अपने गम्स के बगल में रख रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, बकल रूट हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एडवांटेज क्या है इसका, लीवर बाईपास हो जाएगा, और इसको हम लोग इमरजेंसी में यूज़ करते हैं क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाता है और सेल्फ एडमिनिस्टर्ड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी, कि अगर हमारे डिजायर्ड एक्शन हमें मिल गया तो जो बची हुई ड्रग है उसको हम लोग स्पिट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल एडवांटेज है। नॉन इरिटेटिंग एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग इसमें लिए एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं। सबसे जो एग्जाम्पल क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन से क्वेश्चन पूछा गया है, सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। क्लोनिडीन एंड मिथाइल टेस्टोस्टेरोन भी हो गया। ठीक, तो ये आपका सबलिंगुअल या बकल रूट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉन पेरेंटल में हमारा कौन सा है, रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या होता है, अवॉइड्स द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म टू 50% एक्सटेंट एंड एडमिनिस्टर्ड ड्रग बाय द एनेमा और एज अ सपोजिटरी। एग्जांपल लाइक इंडोमेथासिन, डाइजेपाम इज गिवन बाय दिस रूट इन चिल्ड्रन फॉर फेब्राइल सीजर्स। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, अगर हम रेक्टल रूट से ड्रग देते हैं तो 50% तक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, कम कर देता है। और इसको हम लोग किस फॉर्म में देते हैं, इसमें हम लोग देते हैं एनेमा या सपोजिटरी के रूप में इसको हम लोग देते हैं। इंडोमेथासिन एक ही है, और डाइजेपाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाइजेपाम क्या है कि डाइजेपाम हमारा चिल्ड्रन में फेब्राइल सीजर्स के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, और किसके लिए, किस रूट से दिया जाता है, रेक्टल रूट से दिया जाता है। समझ गए बात को। और इसके साथ एक जो डिसएडवांटेज जो एसोसिएटेड है रेक्टल रूट के साथ, कि जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो क्या होता है, वो इरेगुलर होता है। ठीक है, इसमें हमें इरेगुलर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। समझ गए। और भी कोई और जो ड्रग है, लाइक चिल्ड्रन में हम लोग पीसीएम, पैरासीटामॉल भी चिल्ड्रंस में रेक्टल रूट से दिया जाता है। कभी कभी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपका जो एर्गोटामिन है, ये भी हम लोग रेक्टल रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि केवल पीपीटी से काम नहीं चलता है, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग पीपीटी में नहीं डाल सकते। तो इसीलिए आपको क्या करना है, लेक्चर्स भी साथ साथ देखने हैं। अब क्यूटेनियस रूट्स क्या होता है, क्यूटेनियस रूट्स में क्या होता है कि हम स्किन के अंडर देते हैं, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स अप्लाई किए जा सकते हैं, और इसमें भी एग्जांपल क्या है कि लीवर जो है वो बाईपास हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम, टीटीएस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिस रूट इज यूज ओनली फॉर द ड्रग्स विच
हाईली लिपिड सॉल्युबल एंड कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू इंटैक्ट स्किन। ऐसे ड्रग जो हाईली लिपिड सॉल्युबल हो और डायरेक्टली स्किन से एब्जॉर्ब हो जाए वो हमारा किस में आता है, वो ट्रांसडर्मल में आता है। दीज आर द डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ एडहेसिव पैचेस। इसमें क्या होता है, एडहेसिव पैचेस होते हैं, किसकी साइज क्या शेप जो है वो वेरी करता है, साइज क्या होती है 5 to 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की होती है, विच डिलीवर द कंटेन्ड ड्रग एट द कांस्टेंट रेशियो। एक कांस्टेंट रेशियो पे हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिलीवर करते हैं, किसके थ्रू, स्ट्रेटम कॉर्नियम। लाइक वो पैच होता है, स्किन पे वो पैच अप्लाई कर दिया, धीरे धीरे ड्रग क्या हुआ, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो गई और हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई। एग्जांपल लाइक जीटीएन हो गया, ठीक है, हमारा फेंटेनिल हो गया, निकोटिन हो गया, एस्ट्राडायोल हो गया, और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हो गया, हायोसिन हो गया, क्लोनिडिन हो गया। ये सारे पैचेस जो है ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में ये मिलते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल रूट में क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल्स एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशनल रूट फॉर द सिस्टमिक एक्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम एल्वोलाई। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो एल्वोलाई में हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। एग्जांपल हो गया जनरल एनेस्थेटिक। अब लोग इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, नेसल रूट और इनहेलेशनल रूट। तो मेजर डिफरेंस क्या है, पहली बात तो हम इसको माउथ के थ्रू लेते हैं, और जो नेसल रूट है वो क्या होता है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एब्जॉर्ब मेनी ड्रग और डाइस्ट्रीब्यूशन लीवर बाईपास हो जाता है। एग्जांपल इसमें हम लोग जीएनआरएच एगोनिस्ट हो जाता है, कैल्सिटोनिन एंड डेस्मोप्रेसिन। अब देखो दोनों का एग्जांपल देखो, इसमें हम लोग ये एज अ पंप के थ्रू ले रहे हैं, और नेसल रूट में क्या होता है कि हमारी नाक में जाता है तो वहां से ड्रग एब्जॉर्ब होती है, और यहाँ जो एब्जॉर्ब होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है वो एल्वोलाई से हो रहा है इनहेलेशन रूट में। नेसल रूट में क्या हो रहा है कि जो हमारी नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इसको एब्जॉर्ब कर रही है उस रूट से, ठीक। तो ये हमारा इनहेलेशन एंड नेजल रूट्स हो गए, ठीक। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अलग अलग रूट से जो कुछ मेजर जो ड्रग्स हैं जो एब्जॉर्ब एडमिनिस्टर की जाती है उसको फटाफट से देख लेते हैं। लाइक अगर हम सबलिंगुअल रूट की बात करें तो इससे हमारा नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट दिया जाता है, क्लोनिडिन दिया जाता है, निफेडिपिन दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम ट्रांसडर्मल से बात कर लें तो ट्रांसडर्मल में नाइट्रोग्लिसरीन हो गया आपका, निकोटिन के हो गए आपके पैचेस, फेंटेनिल के पैचेस हो गए, देन आपके हायोसिन के पैचेस हो गए। नेक्स्ट अगर हम नेजल रूट से बात करें तो आपका नेफ्रेलिन हो गया, जीएनआरएच एगोनिस्ट, कैल्सिटोनिन हो गया एंड डेस्मोप्रेसिन हो गया, जो हमारे नेजल रूट से दिए जा सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और नेजल रूट का एक और भी वो है कि ये हमारा केवल बहुत ही पोटेंट जो ड्रग्स होती है उन्हीं को हम लोग नेजल रूट से दे सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पेरेंट्रल रूट के लिए। नॉन पेरेंटल तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे पेरेंटल रूट में। तो पेरेंट्रल में जैसे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ पैर एंड इंटरनल। पेरेंट पर मतलब क्या होता है बियॉन्ड, और इंटरनल मीन इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के बियॉन्ड, इंटेस्टाइन में नहीं जानी है चीज़ों को, उसके बियॉन्ड की जो चीज़ें होती है वो हमारा पेरेंटल रूट के अंदर आती हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग, इसमें अंदर सबसे पहले आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्या होता है कि ड्रग्स आर डिपॉजिटेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में डिपॉजिट होते हैं, और इसमें हम लोग देते कितना है, इसमें हम लोग स्मॉल वॉल्यूम कितना अप टू 2 ml, 2 ml तक हम लोग ड्रग इसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है 2 ml वाला, ठीक है, वॉल्यूम। और नॉन इरिटेंट वाटर सॉल्युबल ड्रग इस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है। अब ये सूटेबल किसके किसके लिए, डिपोर्ट प्रिपरेशन हो गया, और इंसुलिन जो है आपका इस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, इंसुलिन किस रूट से दिया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से। और ये सूटेबल किसके लिए नहीं है, लाइक शॉक पेशेंट। अगर कोई पेशेंट शॉक में है तो उसको नहीं दे सकते, क्योंकि वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन उसमें देखने को मिलेगा, और वहां से क्या होगा, ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इसके जो अलग अलग फॉर्म है, लाइक डर्मोजेट के थ्रू इसको हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। क्या होता है, एक हाई वेलोसिटी जेट होता है किसका, ड्रग सॉल्यूशन का, इस प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ माइक्रोफाइन ओरिफिस से जाता है, और गन लाइक इम्प्लांट के थ्रू हम लोग इसको देते हैं। दूसरा है पैलेट इम्प्लांटेशन, सस्टेन्ड रिलीज प्रोवाइड करता है। एग्जांपल हो गया आपका डीओसीए एंड टेस्टोस्टेरोन। डीओसीए क्या हो गया, डीऑक्सी कॉर्टिको एसीटेट, ठीक है, डीऑक्सी कॉर्टिको एसीटेट एंड टेस्टोस्टेरोन। थर्ड वन जो है वो सियालिस्टिक इम्प्लांट्स भी होते हैं। सियालिस्टिक इम्प्लांट्स क्या होते हैं, ड्रग इज पैक्ड इनटू ट्यूब्स और कैप्सूल में ड्रग को पैक करके फिर इम्प्लांट करते हैं, ठीक। तो वो हमारा सियालिस्टिक इम्प्लांट हो जाता है। एग्जांपल लाइक हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ जो पैलेट इम्प्लांटेशन है, पैलेट किसके थ्रू जाता है, पैलेट जाता है ट्रोकिया और कैन्यूला के थ्रू हम लोग पैलेट को इम्प्लांट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट में क्या होता है कि इंजेक्टेड इनटू द लार्ज स्केलेटल मसल। इंट्रामस्कुलर में क्या होता है, लार्ज स्केलेटल मसल, लाइक आपका क्या हो गया, डेल्टोइड हो गया, ट्राइसेप हो गया, ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया एंड रेक्टस फेमोरिस इसमें होता है। इट इज लेस पेनफुल कंपेरेटिवली, ये लेस पेनफुल होता है, और मसल इज लेस रिचली सप्लाइड विद सेंसरी नर्व। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें सेंसरी नर्व ज़्यादा नहीं होती। लाइक हमने पीछे देखा था कि नॉन इरिटेंट ड्रग होनी चाहिए, बट इसमें क्या होता है सेंसरी नर्व ज़्यादा नहीं होती, तो जो माइल्ड इरिटेंट है उसको हम लोग दे सकते हैं। एंड इज मोर वेस्कुलर, वहाँ पे वेसल ज़्यादा होती है, तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन होगा जो ड्रग का एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर है तो वो फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा एज कम्पेयर टू
नॉन एक्वस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिपोर्ट प्रिपरेशन इससे भी दे सकते हैं, लाइक ऑयली सॉल्यूशन हो गया, एक का सस्पेंशन हो गया, वो इस रूट से दिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको मिस मत करना है एक भी। नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी अवॉइडेड इन एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अवॉइड किया जाना चाहिए बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस अ लोकल हेमेटोमा। अब ये क्या होता है हेमेटोमा? हेमेटोमा क्या होता है? सॉलिड स्वेलिंग ऑफ क्लॉटेड ब्लड विद इन अ टिश्यू। मतलब क्या है कि अगर जैसे हमारे टिश्यू में है एंटीकोगुलेंट है ना, वहाँ पे अगर दिया तो क्या हो जाता है, जो ब्लड होगा वो क्लॉट हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्वेलिंग देखने को मिलेगी पर्टिकुलर जगह पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटोमा। ठीक, मतलब सॉलिड स्वेलिंग ऑफ क्लॉटेड ब्लड विद इन अ टिश्यू। नेक्स्ट वन इज अ इंट्रावेनस रूट। आईवी रूट क्या होता है? सबसे पहले ड्रग इज इंजेक्टेड एज अ बोलस और इन्फ्यूज स्लोली। अब दो चीजें होते हैं, एक होता है बोलस और दूसरा होता है इन्फ्यूजन। बोलस क्या है, जैसे आप गए तो आपको डायरेक्ट एक इंजेक्शन लगा दिया, वो क्या होता है, वो होता है आपका बोलस। और दूसरा क्या हुआ, इन्फ्यूज। इन्फ्यूज में क्या हुआ कि आपकी बॉडी में उसने क्या किया कि ड्रिप इन्फ्यूज कर दी। अब वो धीरे 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 पता चला एनएस सोल्यूशन के साथ, नॉर्मल सलाइन के साथ लगा दिया, वो 1 घंटे तक चल रहा है, तो वो होता है इन्फ्यूजन। और बोलस में क्या होता है, जब डायरेक्ट एक बार में लगा दिया तो वो होता है आपका बोलस। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 100% की। एंड सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स, लाइक लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स, ब्लड, प्लाज्मा एंड न्यूट्रिएंट कुछ भी हो तो हम बोलस के थ्रू आराम से दे सकते हैं। मोर रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स, इसमें कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक सेप्सिस, फेल्बाइटिस एटसेट्रा। अब सेप्सिस क्या होता है कि सीरियस कंडीशन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड। अगर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में आ जाएंगे तो जो कंडीशन अराइज होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्सिस। एंड नेक्स्ट आता है फेलेबाइटिस। फेलेबाइटिस क्या होता है, जो वेन्स होती हैं, अगर उसमें क्या हो जाए कि इन्फ्लामेशन देखने को मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फेलेबाइटिस। ठीक, समझिए बात को। अब यहाँ पे और आगे हम बात करें तो जो आईवी रूट है गुड फॉर द इमरजेंसी के लिए अच्छा है, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए अच्छा है, अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर एक बार ये इंजेक्शन दे दिया गया तो हम लोग वापस इसको नहीं आ पाएगा, ऑयली प्रिपरेशन नहीं दे सकते। और साथ में इसके लिए हमारा क्या बोलते हैं हम लोग, सेप्सिस एंड फेलाबाइटिस की बात हो गई है। और कुछ ऐसी ड्रग्स जो अगर ब्लड के साथ कंपेटेबल नहीं है तो वो भी हम आईवी के रूट में नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट ब्लड से कॉन्टेक्ट हो रहा है। इंट्राडर्मल रूट, इंट्राडर्मल रूट की बात करें तो ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग अ ब्लेब। ब्लेब में क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग इंट्राडर्मल में ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा एक ब्लिस्टर जैसा एक स्वेलिंग आ जाती है थोड़ी सी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेब। एग्जाम्पल हो गया आपका बीसीजी वैक्सीन हो गया, सेंसिटिविटी टेस्टिंग हो गया, तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, ये आती है ब्लेब में। ठीक, तो अब यहाँ पे एक बार देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस फिगर से क्वेश्चन आने के आपके चांसेस है क्या है, जो एंगल्स है, इंट्रामस्कुलर आपका 90 डिग्री पे जाता है, सबक्यूटेनियस आपका 45 डिग्री पे जाता है, इंट्रावेनस आपका 25 पे जाता है और इंट्राडर्मल जो है वो 10 to 15 में जाता है। और कौन सा किस उसमें जा रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। लाइक इंट्रामस्कुलर आपका डायरेक्टली किस में गया, मसल में। सबक्यूटेनियस आपका गया सबक्यूटेनियस में। उसके बाद आपका जो इंट्रावेनस है वो वेन्स में गया। और इंट्राडर्मल जो है वो कौन सी लेयर में गया, वो गया डर्मिस लेयर में, ईपीडर्मिस में नहीं गया, डर्मिस में गया। तो वो आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, तो इस तरीके से हमने एक और टॉपिक खत्म कर दिया, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो हम स्टार्ट करेंगे क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, कैसे लग रही चीजें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि साथ में फार्मास्यूटिक्स भी स्टार्ट कर दूं मैं इसके बाद, इसके साथ ही साथ लाइक एक लेक्चर आपका फार्माकोलॉजी, एक लेक्चर फार्मास्यूटिक्स, से अल्टरनेट स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ मैं। तो आप ये कैसा रहेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, इट इज द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी, ड्रग गई अंदर तो बॉडी उस पर क्या क्या इफेक्ट डालेगी, वो किसके अंदर आता है, वो आता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। लाइक मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक, बॉडी के अंदर ड्रग गई, उसके अंदर फिर पूरी बॉडी में, और उसके बाहर जो मूवमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड दैट ADME, लाइक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम देखेंगे, क्या है ये। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, ड्रग डोजेस फॉर्म में आया, ड्रग रिलीज हुआ, यहाँ से डोजेस फॉर्म में आया, ड्रग क्या हुआ, रिलीज हुआ, वो सॉल्यूशन फॉर्म में आया और ब्लड में गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ड्रग गया कहाँ पे, ब्लड में है। अब इस ब्लड से फ्री ड्रग आया, ब्लड में क्या हुआ, फ्री ड्रग आ गया। अब फ्री ड्रग कहाँ जाएगा, या तो साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा और या तो जाएगा स्टोरेज टिश्यू पे। अब इस साइट ऑफ एक्शन में भी दो तरीके की ड्रग होती है, एक तो जाके वहां से बाइंड कर लेगा, दूसरी क्या होती है वहां पे फ्री रहती है। सेम स्टोरेज में भी जाके कुछ स्टोरेज टिश्यू पे बाइंड कर लेगा, कुछ क्या रहेगा वहां पे फ्री रहेगा।
कुछ ड्रग होंगी क्या, वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर लेंगी जो इनएक्टिव हो जाएंगी। उसके बाद जो फ्री ड्रग बची वो कहाँ जाएंगी, वो नीचे जाएंगी आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म के बाद वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ मेटाबोलाइट्स में, और वो क्या हुआ, वो एक्सक्रीट आउट हो गया। अब एक्सक्रीट आउट कैसे हो गया, यूरिन, बाइल, फीसेस, स्वेट एंड सलाइवा, ये हमारा एक्सक्रीशन में चला गया। और जरूरी नहीं है कि मेटाबॉलिज्म के बाद ही एक्सक्रीशन हो, कुछ ड्रग जो है वो डायरेक्टली भी एक्सक्रीट आउट हो सकती है। ठीक है, इसको एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। सिंपल सा, जहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझो, ये बहुत सिंपल डायग्राम है, जिस कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ वैसे समझो। अब सबसे पहले ड्रग आया डोजेस फॉर्म में, उसके बाद वो अंदर गया, रिलीज हुई ड्रग, सॉल्यूशन फॉर्म में आ गई। अब वो सॉल्यूशन से ड्रग गई ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब ब्लड के अंदर जाने के बाद ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में, यहाँ क्या है, फ्री ड्रग। अब ये जो फ्री ड्रग है, देखो ब्लड के अंदर दो तरीके की ड्रग होते हैं, एक फ्री, दूसरा होता है प्रोटीन बाउंड। प्रोटीन बाउंड ड्रग ना आपका इफेक्ट दिखाएगा, ना उसका मेटाबॉलिज्म होगा, कुछ भी नहीं होता उसका। जो भी होता है वो फ्री ड्रग का होता है। तो जो फ्री ड्रग है वो जाएगी साइट ऑफ एक्शन पे। दूसरा, कुछ ड्रग के स्टोरेज टिश्यू होते हैं तो वो स्टोरेज के लिए भी जा सकती है। साइट ऑफ एक्शन पे गई। अब साइट ऑफ एक्शन पे भी मान लो कि उसको जहाँ पे साइट एक्शन दिखाना है वहाँ के जो रिसेप्टर्स होंगे, या तो वो उससे बाइंड करेगी या वहाँ पे क्या रहेगी, फ्री रहेगी। दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो बाइंड हो या तो फ्री रहे। दूसरा, स्टोरेज टिश्यू में भी सेम वही, या तो उस टिश्यू से बाइंड करेगी या तो क्या रहेगी, फ्री रहेगी। दो चीज़ें हो सकती। उसके बाद जो फ्री ड्रग बची वो फ्री ड्रग नीचे किस में चली जाएगी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के बाद वो क्या बनाता है, वो बनाता है इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। अब ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स कहाँ जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। और कुछ फ्री ड्रग डायरेक्टली भी एक्सक्रीट आउट हो जाती है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो सकता है, यूरिन के थ्रू हो सकता है, आपका बाइल के थ्रू हो सकता है, फीसेस के थ्रू हो सकता है, स्वेट के थ्रू, सलाइवा के थ्रू। ठीक, तो ये सिंपल सा क्या था, फार्माकोकाइनेटिक, एक डायग्राम में आपको पता हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, सेम चीज़ें एक बार और देख लो इसी उसमें। लाइक क्या है, ये है आपका मेडिसिन, मेडिसिन गई। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या हो कि जो है वो अंदर कैसे जाएगी, हाउ विल इट गेट इन, वो एब्जॉर्प्शन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वेयर इट विल गो, मतलब ये कहाँ जाएगी, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टर्स। मेटाबॉलिज्म में क्या होगा कि हाउ इज इट ब्रोकन डाउन, अंदर तो आ गई, अब उसको तोड़े कैसे, वो आता है मेटाबॉलिज्म में। और वो किसके थ्रू होता है, लीवर के थ्रू। फिर आता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब अंदर आई, अब इसको बाहर कैसे निकाले, हाउ डज इट लीव, ये आता है एक्सक्रीशन। मतलब सिंपल सा है ये, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन के बारे में, कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिंपल क्या है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो मूवमेंट होता है तक का, वो वही क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ द फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिंपल सी बात है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है आपका एक्वस सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एक्वस सॉल्युबिलिटी की फॉर पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग एस्प्रिन, लाइक एग्जांपल एस्प्रिन, रिसोफुल्विन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन गवर्न्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या है कि जो जितन अगर पुअरली एक्वस सॉल्युबल ड्रग है तो मतलब क्या होगा कि उनका जो उनका जो डिसोल्यूशन है वो स्लो होगा। और जब तक ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं आएगी तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा, वो डिसोल्यूशन के द्वारा होगा। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर हायर कंसंट्रेशन है तो जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन का है ना कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, तो हायर कंसंट्रेशन है तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, अगर हायर सरफेस है, लाइक हमने पढ़ा था ना कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे विलाई होते हैं, तो वो क्या होता है, वो हायर सरफेस, अगर हायर सरफेस रहेगा तो ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा फास्ट एब्जॉर्प्शन। फिर वैस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, मतलब क्या कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा ब्लड फ्लो है, कितनी ज़्यादा वेसल्स है। अगर जल्दी देखो, अगर फास्ट फ्लो रहेगा, लाइक अगर हम बात करें, ठीक है, कि एक ये सरफेस है, अब यहाँ पे क्या होगी, ब्लड का फ्लो थोड़ा थोड़ा है तो ड्रग आएगी, फिर ब्लड का वेट करेगी, फिर वो करेगी। अगर बहुत फास्ट ब्लड आ रहा है, अंदर जा रहा है, तो ड्रग आई, तुरंत एब्जॉर्ब हुई, नया ब्लड आ गया, नया ब्लड आ गया, उसमें फिर एब्जॉर्ब हुआ, फिर नया ब्लड आया, क्योंकि कंसंट्रेशन का ही तो गेम है सारा। अगर कंसंट्रेशन बराबर रहेगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ फूड। मोस्टली प्रेजेंस ऑफ फूड क्या करता है, ड्रग को एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है, बट कुछ एक्सेप्शन है, लाइक आपका हेलोफेंट्रिन हो गया, ग्लिसोफुल्विन हो गया। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, जो रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मैं आपको बता दूं कि अगर मोस्टली हमने पढ़ा है कि जो 90% ड्रग जो हैं वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं आपकी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। 90% जो ड्रग है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही जाती है। बट कुछ और जो चैनल्स हैं, लाइक अगर कुछ आपकी ड्रग जो है जो वाटर सॉल्युबल है,
तो वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो सकती है, वो आपकी एक्वस चैनल्स भी होते हैं, उनके थ्रू भी उसका एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, एक्वस चैनल्स के थ्रू भी वो एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है उसमें, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी कि अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो किसके थ्रू जाता है, मूव थ्रू मेम्ब्रेन, वो किसके थ्रू जाएगा, वो आपकी मेम्ब्रेन के थ्रू चला जाएगा, बट एक कंडीशन है कि वो किस में होना चाहिए, वो आपका अनचार्ज स्टेट में होना चाहिए। चार्ज स्टेट में रहेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन दिक्कत होती है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो एब्जॉर्प्शन होता है मेनली किस में, अनचार्ज स्टेट में होना चाहिए। अनचार्ज या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आयनाइज्ड, जो कि अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस में, अनचार्ज या नॉन आयनाइज्ड स्टेट में होता है। और जबकि ये एब्जॉर्प्शन उसमें फास्ट होगा, और अगर ड्रग आपकी आयनाइज्ड स्टेट में है तो वहाँ पे क्या होगी ड्रग की ज़्यादा, वहाँ ड्रग की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर अनआयनाइज्ड है तो वहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर आयनाइज्ड है तो वहाँ पे ड्रग की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखेंगे क्या है फॉर वीकली एसिडिक ड्रग। अब ड्रग दो है, मेनली दो तरीके की होती है, एक वीकली एसिडिक होती है, एक वीकली बेसिक होती है। तो वीकली एसिडिक ड्रग की क्या है कि जब पीएच इज लेस देन pKa, द प्रोटोनेटेड फॉर्म दैट इज नॉन आयनाइज्ड predominates. When the pH is greater than pK, the unprotonated form that is ionized form predominates. अगला क्या है, फॉर वीकली बेसिक, व्हेन द पीएच इज लेस देन पीके, आयनाइज्ड फॉर्म प्रोटोनेटेड प्रीडोमिनेट्स, एंड व्हेन द पीएच इज ग्रेटर देन पीके, अनप्रोटोनेटेड फॉर्म दैट इज नॉन आयनाइज्ड फॉर्म प्रीडोमिनेट्स। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या है सर ये प्रोटोनेटेड नॉन प्रोटोनेटेड क्या है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक। वीकली एसिडिक ड्रग है, अगर पीएच पीके से ज़्यादा है, मतलब सॉरी पीके ज़्यादा है, तो प्रोटोनेटेड फॉर्म मतलब ड्रग क्या है, नॉन आयनाइज्ड में रहेगी। और अगर पीएच ज़्यादा हो गया तो ड्रग किस में चली जाएगी, आयनाइज्ड में चली जाएगी। अगर पीएच कम है तो आयनाइज फॉर्म रहेगा बेसिक का, और पीएच ज़्यादा हो गया तो नॉन आयनाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटोनेटेड, यहाँ पे आप देखोगे कि प्रोटोनेटेड में नॉन आयनाइज लिखा है, यहाँ पे प्रोटोनेटेड में आयनाइज लिखा है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है सर, मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर एसिडिक है, एसिडिक में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ, ठीक है। अगर आपकी क्या है एसिडिक ड्रग है, एसिडिक में क्या है कि पीएच कम है पीके से, तो हमने बताया कि यहाँ पे प्रोटोनेटेड रहेगा, दैट इज नॉन आयनाइज्ड। कैसे, HA इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब प्रोटोनेटेड है तो क्या है, ये नॉन आयनाइज्ड है। बट अगर यहाँ पे ये नॉन प्रोटोनेटेड हुआ, लाइक इसमें से अगर हमने प्रोटॉन को निकाल दिया तो ये क्या हो गया, तब जाके ये आयनाइज्ड हुआ। मतलब समझे आपको कि मतलब एसिडिक में अगर वो प्रोटोनेटेड तब है जब उसके पास प्रोटॉन है, और प्रोटोनेटेड को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं एसिडिक में, नॉन आयनाइज्ड। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन है। अगर हम यही बेसिक की बात कर रहे हैं, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइक अगर हम बेसिक का बात करें तो बी और एच प्लस, बेस में क्या होता है बी एच प्लस होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है कि बी और एच प्लस अलग हो जाता है। अब देखो जब तक बेस में प्रोटोनेटेड है, बेस के साथ जब तक प्रोटॉन है तब तक उसके साथ क्या है, आयन है। लेकिन एच ने क्या किया, अपना एच प्लस लेके निकल गया, तो मतलब जब वो नॉन प्रोटोनेटेड हुआ तो वो क्या हो गया, वो नॉन आयनाइज्ड हो गया। और एसिड क्या था, एसिड जब तक नॉन प्रोटोनेटेड था वो क्या था, वो आयनाइज्ड था, क्योंकि उसके साथ जब हाइड्रोजन था वो निकल गया। समझे बात को, मतलब एसिड के साथ अगर प्रोटॉन है तो वो नॉन आयनाइज्ड रहेगा, बेस के साथ अगर प्रोटॉन है तो वो आयनाइज्ड रहेगा। सिंपल सा बात है कि अगर एसिड के साथ प्रोटॉन है नॉन आयनाइज्ड, बेस के साथ प्रोटॉन है तो आयनाइज्ड। और ये बात मैं क्यों बताया हूँ, क्योंकि हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, नॉन आयनाइज्ड के फॉर्म में होता है। तो मतलब पीएच अगर कम रहेगा तो एसिड किस फॉर्म में रहेगा, एसिड रहेगा हमारा, पीएच कम रहेगा, एसिड नॉन आयनाइज्ड रहेगा। स्टमक का पीएच क्या होता है, कम होता है। देखो पीएच कम रहेगा, एसिड नॉन आयनाइज्ड रहेगा। स्टमक का पीएच क्या होता है, कम होता है, तो एसिडिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, स्टमक से। पीएच ज़्यादा रहेगा तो बेस जो है तब नॉन आयनाइज्ड रहेगा, ठीक है। पीएच ज़्यादा रहेगा तब बेस जो है वो नॉन आयनाइज्ड रहेगा। और बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, इंटेस्टाइन से। समझिए बात को, अगर अब नहीं समझे तो अभी देख लो, यहाँ से समझ जाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई वीकली एसिडिक ड्रग आती है, वीकली एसिडिक ड्रग आती है, पूछती है कि पीएच एसिडिक है,
आप कहोगे हाँ भाई पीएच एसिडिक है, स्टमक का है, तो किस में चली जाएगी, अनआयनाइज्ड स्टेट में, और उसका एब्जॉर्प्शन हाई हो जाएगा। बट आपने कहा नहीं भाई पीएच एसिडिक नहीं है, तुम तो इंटेस्टाइन में आ गए हो, तो अब क्या कहेगी, फिर कहेगी नहीं मैं एब्जॉर्ब नहीं होंगी, मैं अनआयनाइज्ड स्टेट में चली जाऊंगी, मतलब वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। समझे बात को। सेम ड्रग अगर वीकली बेसिक ड्रग आती है, वो पूछती क्या पीएच बेसिक है, आपने कहा हाँ हाँ तुम इंटेस्टाइन में आ गए हो, पीएच बेसिक है, वो कहेगी ठीक है मैं अनआयनाइज्ड स्टेट में आऊंगी और मेरा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बट आपने उसके मन की बात नहीं की, कहा नहीं भाई तू तो इस स्टमक में है, पीएच बेसिक नहीं है, आप तो पीएच एसिडिक है, तो वो कहेगी ठीक है फिर मैं नहीं जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मैं आयनाइज्ड स्टेट में रहूंगी और वहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि आयनाइज्ड स्टेट में सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी और अनआयनाइज्ड स्टेट में एब्जॉर्प्शन। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर ज़्यादा सॉल्युबल है तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सॉल्युबल नहीं होगी तो एब्जॉर्ब कैसे होगा। तो जो मैंने बताया नॉन आयनाइज्ड स्टेट में या अनआयनाइज्ड स्टेट में लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है ज़्यादा। इसमें क्या होती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि आपकी आयनाइज्ड स्टेट जो है इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। और हमारी मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या होता है कि अगर लिपिडिक मेम्ब्रेन है तो लिपिड वाले जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसीलिए आयनाइज्ड स्टेट में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कम होता है, एब्जॉर्प्शन होता है बट कम होता है, और अनआयनाइज्ड स्टेट में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली। तो अब मुझे बताओ कि ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होगी। अगर वीकली एसिडिक ड्रग है वो स्टमक में एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट है। वीकली बेसिक ड्रग है तो कहाँ एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी। समझ गए बात को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, बिल्कुल भी कभी भी नहीं भूलना है। चलो, द हेंडरसन हैशलबैग भाई साहब ने क्या दिया था, एक इक्वेशन दिया था कि हम आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड कंसंट्रेशन को एक पर्टिकुलर पीएच पे पता कर सकते हैं, किसके, इन भाई के इक्वेशन से। ठीक, और इक्वेशन क्या था, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए। ठीक है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि सिंपल सा समझो, एसिडिक कंपाउंड के लिए पीएच इज इक्वल टू पी के लॉग आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड, दैट इज ए माइनस एच ए। बेसिक के लिए पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग अनआयनाइज्ड अपॉन एनआइज्ड हो जाता है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। और इस इक्वेशन के साथ आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये जो टेबल मैं आपको बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें क्या याद रखना है कि अगर पीएच माइनस पीके का डिफरेंस क्या है, 0 है, दैट इज पीएच इज इक्वल टू पीके ए हो गया। तो क्या हो गया, हमारी 50% ड्रग जो है आयनाइज्ड रहेगी, 50% अनआयनाइज्ड रहेगी। समझे बात को। अगर पीएच माइनस ईके का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो हमारा निगेटिव में जा रहा है, तो जो आयनाइज फॉर्म है वो बढ़ेगा, लाइक वो घटेगा, सॉरी अनआयनाइज फॉर्म बढ़ेगा। लाइक -1 में 90, 99, 99.9। अब सेम, और अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो 90, 99, 99.9। समझ गए बात को। तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इस टेबल को आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। समझे। तो ये था हमारा, हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया एब्जॉर्प्शन कैसा होता है। अब एब्जॉर्प्शन में हमारे एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, उनको भी हम लोग फटाफट से कवर करेंगे। बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आप इसको बंद करेंगे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बट आपको कवर कर लेना है। क्योंकि अभी अगर मैं ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स लूँगा तो बहुत लंबे लेक्चर्स हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अराउंड 40-45 मिनट्स तक ले सकूँ। तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कितने टाइम तक का लेक्चर चाहते हैं, कि कितने लेक्चर्स आप पूरा देख पाओगे, वो मुझे बताना, तो मैं उतने लंबे लेक्चर्स डालूंगा। बायोअवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। अनचेंज फॉर्म का क्या मतलब है, ये ऐसी ड्रग जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, उस फॉर्म में जो ड्रग पहुंचेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो बायोअवेलेबिलिटी होती है। इट रिफर्स टू द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। लाइक ड्रग के जो एब्जॉर्प्शन, उसका क्या रेट और एक्सटेंट है, किस एक्सटेंट तक ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, वो हमारा किस में आता है, बायोअवेलेबिलिटी। फ्रॉम अ डोजेस फॉर्म एज डिटरमाइंड बाई इट्स कंसंट्रेशन टाइम कर्व इन अ ब्लड। या तो हम ब्लड में उसका कंसंट्रेशन टाइम कर्व निकाल लेंगे, या उसका हम लोग यूरिन में एक्सक्रीशन निकाल लेंगे, तो दोनों से हम उसको पता कर सकते हैं। एरिया, इसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन टाइम कर्व होती है उसमें जो AUC दैट इज एरिया अंडर कर्व होता है, उससे हम लोग ड्रग के एब्जॉर्प्शन का पता लगाते हैं, लाइक एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एंड Tmax, उसमें जो टर्म होता है Tmax से क्या पता लगता है कि कितने मैक्सिमम टाइम टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, दैट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो मैक्सिमम हुआ उसमें कितना टाइम लगा, वो Tmax होता है। और कंसंट्रेशन क्या होता है कि Cmax, लाइक मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना उस ड्रग ने अचीव किया, वो क्या होता है, वो Cmax होता है। अब जो IV के द्वारा बायोअवेलेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, वो 100% होती है, बट इज फ्रिक्वेंटली लोअर
इन ओरल में वो लोअर हो जाती है। क्यों? क्योंकि या तो ड्रग इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है इंटेस्टाइन और उसमें। अभी हम लोग अगला कॉन्सेप्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ही देखेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये डायग्राम समझूं, सिंपल सा है। यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पे टाइम है। हमने यहाँ से ड्रग किया एडमिनिस्टर किया। अब ड्रग का कंसंट्रेशन 2, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये क्या है, ये ओरल है, और ये वाला जो है ऊपर जो है वो आईवी है। तो आईवी में हमारा क्या होता है, जैसे हमें दिया तुरंत ड्रग का कंसंट्रेशन क्या हुआ, ऊपर पहुंचा। ये जो टॉप जहां पहुंचा इसको हम लोग बोलते हैं सी मैक्स, और इस पर्टिकुलर सी मैक्स के लिए जो टाइम आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी मैक्स। बट सेम चीज ओरल के लिए क्या होता है, ओरल क्या है आपका, ओरल का ग्राफ कम है क्योंकि वो तुरंत उतनी फास्ट एब्जॉर्ब नहीं होता। कुछ ड्रग बाहर निकल गई, कुछ ड्रग मेटाबोलाइज हो गई, तो वो वहाँ पे होता है। तो बायो अवेलेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया अंडर कर्व ओरल अपॉन आईवी इंटू 100। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है बायो अवेलेबिलिटी निकालने का। ठीक है, इसमें आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होता है मैं आपको लिख देता हूँ कि बायो अवेलेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग बी बायो अवेलेबिलिटी भी लिखते हैं या इसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ इज इक्वल टू ए यू सी, एरिया अंडर कर्व किसका, ओरल का, अपॉन ए यू सी, एरिया अंडर कर्व किसका, आई वी का, इंटू 100। ठीक, ये हमारा होता है। ठीक है, अब देखो, मान लो कि कोई भी, इसको हम एक बार और समझते हैं कि मान लो कोई भी ड्रग है। ठीक है, कोई भी ड्रग, एक एक्स ड्रग थी, एक्स ड्रग गई, वो हमने उसको क्या किया कि अब उसको हमें क्लिनिकल ट्रायल करना है, तो हमने क्या किया कि ओरल रूट से दे दिया। ठीक, ओरल रूट से हमने उसको दे दिया, और प्लाज्मा लेवल जो उसका आया हमारा ओरल रूट पे कितना आया, 75% आया। ओरल रूट पे उसका जो प्लाज्मा लेवल आया वो कितना आया, 75%। और हमें पता है कि जो आईवी रूट से बायोअवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है। तो इसके कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर जो ड्रग है इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो या तो 75% उसको हम लोग बोल सकते हैं, या वो होती है कितनी, 0.75 होगी। समझिए बात को, इस तरीके से हम लोग बायोअवेलेबिलिटी के बारे में पता करते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट जो है अपने पास है वो क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेनी ड्रग अंडरगो लीवर मेटाबॉलिज्म will be extensively metabolized during this passes from the GIT tract into the body। मतलब क्या कि लीवर मेटाबॉलिज्म वाली जो ड्रग है वो GI ट्रैक से बॉडी में जा रही तभी उसको मेटाबोलाइज कर दे रहे हैं वो। दिस इफेक्ट ऑफ लीवर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब साइड ऑफ एक्शन में पहुंचने से पहले ही अगर वो मेटाबोलाइज हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। The liver is a metabolic machine and often inactivates the drug on their way from the GI tract to body। वही बात होगी, जो अपना जो ड्रग है वो GI ट्रैक में जा रही बॉडी में, GI ट्रैक से बॉडी के लिए एब्जॉर्ब होना है, बट उससे पहले उसको क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि किन किन ड्रग्स का बहुत ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो उनका जो क्वेश्चन है उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, नाइट्रेट्स हैव वेरी लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। प्री सिस्टमिक दैट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नाइट्रेट से नाइट्रोग्लिसरीन, हैव से आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, और से आपका एमिट्रिप्टिलिन हो गया, वेरी से विरापामिन, लार्ज से लिग्नोकिन, प्री से प्रोप्रेनॉल एंड प्रोपॉक्सीफेन, सिस्टमिक से सल्ब्यूटामॉल, और मेटाबॉलिज्म से मॉर्फिन, मेथाइल टेस्टोस्टेरोन। ये आपका दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसकी एक और ट्रिक है, वो भी आप देख लो, अगर आपको वो ट्रिक समझ में आती तो आप उससे भी कर सकते हो। वीपी सिंह इज नॉट अ पॉपुलर पीएम। लाइक वीपी सिंह जो थे वो बहुत पॉपुलर पीएम नहीं थे। तो वी से आपका विरापामिल हो गया, पी से प्रोप्रेनॉल हो गया, सिंह से सॉल्ब्यूटामॉल हो गया, नाइट्रेट से नॉट से नाइट्रो नाइट्रेट ग्लिसरीन, और से आपका एमिट्रिप्टिलिन हो गया, पॉपुलर से प्रोपॉक्सीपिन, पी से पैथिडिन, एम से मॉर्फिन या मेथाइल टेस्टोस्टेरोन। दोनों में से कोई एक ही ट्रिक याद रखना, दोनों ट्रिक याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन हो गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया, और हम सारी चीज़ें। अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और आगे बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना कि लाइक एक इन द इंटेस्टाइन pH 8 विच विल बी द बेटर एब्जॉर्ब। अगर इंटेस्टाइन का pH 8 है तो कौन सी ड्रग बेटर एब्जॉर्ब होगी, वीक एसिडिक दैट इज pKa 6.8 और वीक बेस। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम एल्कलाइनाइज कर देंगे यूरिन को pH 6.8, विल अ लोअर और हायर परसेंटेज ऑफ वीक एसिड बी आयनाइज्ड कंपेयर्ड विथ when the urine pH was 7.2। तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसके आंसर क्या है। इसका जो क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे। आपको चीज़ें कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट कैसा था। साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लेक्चर्स की अपडेट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालूंगा, शेड्यूल्स और वो सारी चीज़ें मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा। टेलीग्राम पे फॉलो करो, नोट्स, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ टेलीग्राम पे है, तो उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लो। साथ में आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स और बाकी सारे निमोनिक्स फ्लो चार्ट्स भी मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे भी हमें जाके फॉलो जरूर कर लेना।
बाकी जो लेक्चर का नोट्स है, जैसे जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट होगी, मैं कंप्लीट पूरी नोट्स इस वेबसाइट पर डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट देने हैं, हमारी वेबसाइट पर जाके दो। और अगर आपको अपना शेड्यूल प्लान करने में कैसे पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम आ रही, नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे करें, क्या टाइम टेबल बनाना है, क्या करना है, तो अगर आप 1-to-1 मेरे से मेंटर बुकिंग करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे जाके, मैं इस वेबसाइट पे जाके एक नॉमिनल सा चार्ज देके मेंटर बुकिंग कर सकते हो, जिसमें हम क्या करेंगे, उसमें मैं आपको एक, हमने प्लान किया कि मंथली, लाइक पहले मैं आपका एक शेड्यूल बना दूंगा, उसके बाद फिर हम मंथली रिव्यू रखेंगे, 15 डेज पे भी रख सकते हैं, मंथली रख सकते हैं। वहाँ पे हम फिर से जो अब एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, फिर उसके हिसाब से अब क्या मॉडिफाई करना चाहिए, क्या चीज़ें पहली करनी चाहिए, क्या चीज़ें बाद में करनी चाहिए, लाइक एक सिंपल सा एक गाइड तरीके में, मेंटर में, कि आपको हाँ समझ में नहीं आ रहा तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और इसके स्लॉट्स लिमिटेड हैं, क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है, तो मैं उतने ही स्टूडेंट्स को लूँगा जिनको मैं पूरे एंड तक गाइड कर सकूं, क्योंकि इसमें आप मेरे को अगर कुछ भी अमाउंट पे कर रहे हो, नॉमिनल सा भी अमाउंट पे कर रहे हो, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एंड तक लेके जाना और अच्छा रैंक दिलाना। और अगर मेंटर की आपको वो चाहिए, फीडबैक चाहिए, तो आप कम्युनिटी पेज पे और चैनल पे काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स का भी पड़ा हुआ है, तो वो जाके वहाँ देख सकते हो। और अगर इस बुकिंग में आपको वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मैसेज करके वहाँ से भी हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।